स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म लेक्चर 11। तो लास्ट क्लास में हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था, क्या किसी से हुआ है? हाँ जी, ये होमवर्क था। An electron is released from the origin at a place where a uniform electric field E and a uniform magnetic field B exist along the negative y-axis and the negative z-axis respectively. Find the displacement of the electron along the y-axis when its velocity becomes perpendicular to the electric field for the first time. पहली बार जब इसका वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, कहने का मतलब है या तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो या तो वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हो, तभी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। क्लियर है सबको? तो क्या ये सवाल किसी ने बनाया है? हाँ जी, यहाँ पे किसको रिलीज किया जा रहा है? आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कंक्लूजन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, एक वर्ड है यहाँ पे, an electron is released. What is the meaning of release? हाँ जी, what is the meaning of release? मेरी आवाज क्लियर है? Yes. So what is the meaning of release? Release का मतलब होता है the initial velocity of this charge is going to be zero in either direction. यदि मैं बोलूँ ux zero, uy zero, uz zero, because the initial velocity is zero. Clear? So it is going to be released. So initial velocity of the charge is zero. So okay, if I am going to put the electron here and the electric field is the downward direction and this electron is negatively charged. So what is the direction of force acted on this electron? If this is going to be positive charge, so the direction of force is downward in the direction of electric field, and if the charge is negative, so the force is in the upward direction. Clear? So इनिशियल में जो चार्ज है वो किधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा? ऊपर की तरफ, ऐसे की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा मतलब उसके वेलोसिटी आ जाएगी, तब मैग्नेटिक फील्ड काम करना शुरू करेगा। यदि रेस्ट में चार्ज है तो जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई काम नहीं करता, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज में कुछ वेलोसिटी यदि इनिशियल में आता है, सो उस समय से आपका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड काम करना शुरू कर देगा। अब मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड है निगेटिव जेड डायरेक्शन। तो निगेटिव जेड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? इनटू द पेज, है ना? तो एक्स वाई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेड, सो दिस इज योर निगेटिव जेड, मतलब क्रॉस। तो यदि क्रॉस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है ऊपर, और ये है अंदर की तरफ v, so what is the force acted on this charge? q v cross b, yes or no? F is equal to q v cross b, यही होता है ना? अब देखो यहाँ से, सो v Yes, sir. क्रॉस b का डायरेक्शन इधर होगा, होगा फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए, बट दिस, since this q is negative, so the direction of force is going to be reversed, and the direction of force is in this way. So direction of force on this particle is going to be in this direction. This is the magnetic force. तो जैसे ये ऊपर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में इसको टिल्ट करेगा। सो द पाथ इज लाइक दिस, ये ऐसे चलेगा। क्लियर? तो इसी बात को हम लोग लेके चलते हैं और सवाल को प्रोसीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया सवाल है। So this is your x axis, this is your
y-axis, and the electric field is in this direction, negative y direction, and the magnetic field in the negative z direction. And the particle means an electron is going to be placed at the origin. This is the electron, and this electron is going to travel in this way. क्लियर? बात समझ में आ गया ना, कैसा क्यों होगा? Yes, sir. क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो मान लीजिए किसी पॉइंट पे, कहीं पे भी, एट टाइम टी यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी है। लेट्स से द वेलोसिटी इज v. लेट्स अज्यूम दैट। सो इट हैज टू कंपोनेंट, और आप यहाँ से देख सकते हो ये दो ही एक्सिस में, मतलब कौन से प्लेन में ये मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में। इट इज नॉट गोइंग टू मूव इन द जेड डायरेक्शन। ठीक है ना? सो v का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा vx और दूसरा होगा vy। यस और नो? Yes, sir. किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सो हम इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं vx i हैट प्लस vy j हैट। लिख लें? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे माइनस, लेट्स कॉल दिस एज ई नॉट, या ई भी लिख सकते हो, माइनस ई नॉट जे हैट, नेगेटिव जेड, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सो माइनस जे हैट। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो दिस इज माइनस, लेट्स कॉल बी नॉट के हैट, बिकॉज नेगेटिव जेड डायरेक्शन। किसी को कोई तकलीफ? आराम से बढ़ेंगे एकदम से। सो व्हाट इज द लॉरेंट फोर्स? लॉरेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू q टाइम्स E प्लस v क्रॉस p। देखा था लास्ट क्लास में, यही होता है ना? Yes, एंड sir. व्हाट इज q? q का मतलब है इलेक्ट्रॉन है, सो द चार्ज इज माइनस e। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? माइनस e नॉट j हैट, और प्लस व्हाट इज योर v? v मींस vx i हैट प्लस vy j हैट क्रॉस b। b मींस माइनस b नॉट k हैट। कोई तकलीफ? No, sir. हमने केवल और केवल क्या किया है? वैल्यूज को रख दिया है। तो मैं इस नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाऊं तो यहाँ पे ई होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज ई नॉट जे हैट, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस जो है ये बाहर आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये फिर से रहेगा प्लस, और ये हो जाएगा बी नॉट, हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई क्रॉस के क्या होता है? आई क्रॉस के Minus J है. माइनस जे हैट, सो दिस इज वी एक्स माइनस जे हैट। और वी वाई के साथ देखें तो जे क्रॉस के, I. जे क्रॉस के इज गोइंग टू बी आई है। किसी को कोई तकलीफ? No, sir. नहीं ना? अब थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ई नॉट जे हैट माइनस बी नॉट वी एक्स जे हैट प्लस बी नॉट वी वाई आई हैट, लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? ई बी नॉट वी वाई इंटू आई हैट प्लस ई ई नॉट माइनस v naught vx j hat, and this is what is the force। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. केवल सॉल्व किया है, क्रॉस प्रोडक्ट को केवल हमने
सॉल्व किया है। सो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है मेरा, एफ एक्स, और ये जो वैल्यू है ये क्या है मेरा, एफ वाई। यस और नो? Yes, sir. Sir. So this is going to be fx is equal to e b naught vy, and fy is equal to e naught minus b naught vx. So what is ax? E b naught by m into vy, and what is ay? E by m, e naught minus b naught vx. कोई तकलीफ? And what is ax? Ax is dvx by dt is equal to eb naught by m into vy, and ay means dvy by dt is equal to e by m, e naught minus v naught vx. कोई तकलीफ यहाँ तक? No, sir. अब यहाँ तक पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे है dvx और यहाँ पे वेरिएबल है vy, यहाँ पे है dvy, यहाँ पे है vx, तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए पहले वाले इक्वेशन में देखें तो इंटीग्रेट करने के लिए ये टर्म क्या होना चाहिए था, vx होना चाहिए था, और यहाँ पे dvy है तो यहाँ पे मेरा टर्म क्या होना चाहिए था, vy होना चाहिए था। तो दोनों में से कोई भी जो इक्वेशन है उसको अभी हम सॉल्व करने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, क्योंकि सॉल्व तो हमें करना ही है ना। तो इस इक्वेशन को लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सो मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को। यहीं पे आपका ट्रिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशंस को सॉल्व करना कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सो यू हैव टू थिंक dvy by dt is equal to e by m, e naught minus v naught vx। ये है ना इक्वेशन 2। मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बिकम, d2 d2 vy by dt2, yes or no? And this is a constant Yes, e sir. by m, e naught का differentiation 0 minus b naught is a constant, and this is going to be dvx by dt, yes or no? Yes, sir. सबको क्लियर है? So if I'm going to write d2 vy by dt2 is equal to minus eb naught by m into dvx by dt, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। From equation 1, what is the value of dvx by dt? eb naught by m into vy। यहाँ पे लिखेंगे from equation 1 d2 vy by dt2 is equal to minus eb naught by m into dvx by dt. So dvx by dt is eb naught by m. Again, this is eb naught by m into vy। कोई दिक्कत किसी को? No, So sir. we can write d2 vy by dt2 is equal to minus eb naught by m का होल स्क्वायर इंटू vy। इक्वेशन को जाना पहचाना लग रहा है क्या? हाँ जी, किसी को ये इक्वेशन जाना पहचाना लग रहा है?
We have learned one equation in the chapter simple harmonic motion. d2y by dx2 is equal to minus omega square x. Sorry, not omega square x, omega square y, and this is not x, this is t. याद है क्या? Yes, sir. Acceleration is proportional to the negative of y. So this type of motion is called simple harmonic motion. याद आ रहा है? So acceleration is equal to minus omega square y, where omega square is a proportionality constant. And this acceleration is nothing but d2y by dt2 is equal to minus omega square y. Clear? Yes, sir. देखो तो यहाँ पे क्या वैसा ही कुछ है, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका लिखते हैं सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सम a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से होता है। याद आ रहा है? 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, Yes, sir. तो उसमें ऐसा सॉल्यूशन होता है। देखो तो यहाँ पे y की जगह केवल मेरा क्या है? vy, बाकी सारा एक्सप्रेशन तो वही है ना। So what is the solution of this equation on the basis of this expression? Can we write vy is equal to a sin omega t plus delta? लिख सकते हैं ना? Yes, sir. अब यहाँ पे हमारे पास दो अननोन है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस ए, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा। इसका मतलब है, हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बात किया है, वी रिक्वायर टू बाउंड्री कंडीशन। दो बाउंड्री कंडीशन हमको चाहिए, मतलब दो ऐसे कंडीशंस चाहिए जहां पे हमको वी के बारे में इंफॉर्मेशन है। मैं एक बार इसको और डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन डेल्टा इज अ कांस्टेंट, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, टी इज अ वेरिएबल। So this is going to be a omega cos omega t plus delta. And what this value is? This value is nothing but ay, acceleration, the rate of change of velocity with respect to time in the y direction. That is why this is going to be acceleration in the y direction. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाओ। हाँ जी, No, sir. कोई कंफ्यूजन किसी को? तो हम लोग कंडीशन लेंगे। अब इसमें हमको दो कंडीशन चाहिए, तो लेंगे एट t इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पे हमें कुछ बातें पता है। पहला बात क्या पता है कि चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। So at t is equal to 0, we can say that uy is equal to 0. Yes or no? Yes, sir. है ना, क्योंकि रिलीज किया जा रहा है तो उस समय उसका सारा वेलोसिटी क्या है? जीरो है। सो यूआई क्या होगा उसका? जीरो होगा। और दूसरा चीज क्या पता है कि चूंकि हम उसको यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, तो जब रिलीज किया जा रहा है तो इसका वेलोसिटी यदि जीरो है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या होगा? जीरो। तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा एट टी इज इक्वल टू जीरो पे? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स। यस और नो? Yes, sir. Yes. बातें सबको क्लियर है? कहने का मतलब है कि at t is equal to 0, the force on the particle is going to be only due to electric field. अजी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाओ यहाँ तक में, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन आप कैसे रखोगे, कहाँ पे रखोगे, आप कंक्लूड कैसे करोगे, तो इन जनरल जो है हम लोगों को इनिशियल कंडीशन के बारे में पता होता है।
बात समझ में आई? So what is the force on this electron? Fe is equal to क्या लिखेंगे हम लोग? E into E, Q into E, यही होता है ना? Yes, sir. So what is, Yes, sir. and what is the direction of this force? The direction of this force is in the y direction. Yes or no? So this is your Yes, sir. Fy. We can write Fy is equal to this. So what is Ay? E by m, और ये कब की बात कर रहे हैं? At t is equal to 0. क्योंकि जब चार्ज में कोई वेलोसिटी नहीं है तो नेगेटिव फोर्स लगेगा ही नहीं. तो इनिशियल में कौन फोर्स लगाएगा? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा? ई. सॉरी. और इसका डायरेक्शन क्या होगा? वाई डायरेक्शन में. सो एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन इज ई बाई एम एट टी इज इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट टी इज इक्वल टू 0 ए वाई इज इक्वल टू ई बाई एम. So that information what we have at t is equal to 0. अब इन वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाले इक्वेशन में लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इक्वेशन. So by putting the value of ui is equal to 0 in equation number 3. So equation number 3 में यदि हम not ui, this is the velocity, so this is 0 and this is going to be a sine and this t is 0, so this is simply a sine delta. Yes or no? So from this information, you can say that this a is never ever going to be equal to 0. So this implies that sine of delta is going to be equal to 0. Clear? And sine of Yes. delta is 0. So what is the value of this delta? What is the value of this delta? Zero. Delta is 0 degree. Just a moment. हाँ जी. तो डेल्टा हमें क्या मिल गया? डेल्टा इज इक्वल टू 0. किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ तक में? No, sir. ये बात क्लियर है ना? सो डेल्टा का वैल्यू 0 मिल गया. अब अगला काम करते हैं हम लोग, रखते हैं चौथे इक्वेशन में. सो ए वाई, और ए वाई का वैल्यू क्या है मेरा? ई बाई एम इज इक्वल टू ए ओमेगा. ए ओमेगा. ए ओमेगा कॉस omega t means 0, so this is 0, and delta is also 0, so this is 0. So we have e by m is equal to a omega, and cos 0 is 1. One. So this implies a is equal to by m omega. And from this expression, we can see that what is the value of omega? So we have omega is square. Yeah, omega is equal to eb naught by m. यही है ना हमारा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर. So omega is equal to eb naught by m. If I'm going to substitute the value of omega, eb naught by m. So this m, this m, this e is going to be cancel out. So what we have is e naught by b naught. So हमारे पास क्या मिल गया? a का वैल्यू e naught by b naught. किसी को कोई दिक्कत? No. किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना?
तो व्हाट इज यू आई नाउ? अब हम लोग लिख सकते हैं, जो दो अननोन थे वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सो यू आई का हमारा एक्सप्रेशन क्या था? यू आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो डेल्टा हमारा जीरो आया है और ए का वैल्यू हमारा ई बाई बी आया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? नॉट बाई वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या है? velocity in the y direction is going to oscillate because this is sin omega t। तो वेलोसिटी जो है y डायरेक्शन में कभी जीरो होगा, कभी e नॉट बाई बी नॉट होगा। यस और नो? Yes, sir. जैसे जैसे टाइम का जो वैल्यू है, यदि t इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, t इज इक्वल टू जीरो पे देखें, so the sin zero is zero, so ui is equal to zero, and if t is equal to let's say pi by 2 omega, t is equal to pi by 2 omega, तो देखो तो ओमेगा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? pi by 2। So sin pi by 2 is 1. The velocity is going to be E naught by B naught. Again, if I'm going to take t is equal to uh, pi by omega, so omega t is equal to pi. So sin pi is 0. So the velocity is 0. मतलब 0 E naught by B naught, ऐसे आपका जो है वो velocity इंक्रीज डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है? है कि Yes, नहीं? sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? अब देखो सवाल में इसलिए क्या बोला है, सवाल में क्या बोला है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द वाई एक्सिस व्हेन its velocity becomes perpendicular to the electric field for the first time। पहली बार जब इसका वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, उस समय उसका वाई डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट निकालो। थोड़ा इस स्टेटमेंट को समझते हैं, है ना, कि इसने क्या बोला है। सो हमारा पार्टिकल जो है ऐसे पाथ पे जा रहा है ना, और जहां भी होगा तो इसके पास दो वेलोसिटी होंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन में, मतलब वी एक्स और वी वाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? नीचे की तरफ। तो बोल रहा है कि आप जो है इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालिए जब पहली बार इसका वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? द वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नीचे की तरफ है, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम this is going to be perpendicular to the electric field। yes or no? Yes, sir. so इस मोमेंट पे आपको बोल रहा है कि what is this displacement, calculate this displacement when this velocity is going to be make the first time perpendicular to the electric field। so इस केस में ये velocity perpendicular है, मतलब ये velocity किस डायरेक्शन में है? in which direction this velocity is? the x direction। मतलब वो कौन सा मोमेंट होगा जब वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा? जब वेलोसिटी मेरा प्योरली किस डायरेक्शन में हो? एक्स डायरेक्शन में हो। मतलब हम बोलेंगे कि वो मोमेंट होगा जब वी वाई क्या हो हमारा? जीरो हो। क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू वी एक्स आई हैट प्लस वी वाई जे हैट एट एनी मोमेंट। और ये वेलोसिटी Yes, sir. केवल एक्स डायरेक्शन में हो, तो ये कब पॉसिबल है? जब मेरा वी वाई क्या हो? जीरो हो। सो दैट इज व्हाट इज द मोमेंट व्हेन दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? Yes. तो ये वो मोमेंट होगा जब हमारा वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। सो हमें निकालना है कि पहली बार वी वाई कब जीरो होगा। तो वी वाई जो है हमारा पहली बार, नॉट यू वाई, दिस इज वी वाई। सो वी वाई जो है हमारा पहली बार कब जीरो होगा? तो देखो तो साइन ओमेगा टी पहली बार कब जीरो होगा? व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू हाउ मच? वी वाई इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट टाइम व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, साइन पाई इज जीरो।
बाकी t इज इक्वल टू जीरो पे तो है ही। t इज इक्वल टू जीरो के बाद पहला मोमेंट कब होगा? ओमेगा टी जब पाई हो जाए। दूसरा कब होगा? जब ओमेगा टी टू पाई हो जाए। तीसरा कब होगा? जब ओमेगा टी थ्री पाई हो जाए। ऐसे बार बार होता रहेगा, लेकिन पहली बार जो साइन ओमेगा टी, जब वो जीरो कब होगा? जब ओमेगा टी पाई होगा। यस और नो? Yes, sir. सबको क्लियर है? So t is equal to pi by omega is the moment when the velocity is going to be perpendicular to the electric field. So we have to calculate the displacement in the y direction, and we have the expression Vy is equal to E naught by B naught sin omega t. यही है ना? So what is Vy? Vy is nothing but dy by dt is equal to E naught by B naught sin omega t. किसी को कोई तकलीफ? So we can write dy is equal to E naught by B naught sin omega t into dt. लिख सकते हैं? Now we are going to integrate. dy is equal to E naught by B naught integration sin omega t dt. अब लिमिट करते हैं. So at t is equal to 0, what is the y coordinate? Y coordinate is also 0. At any time t, let's say the y coordinate is y. किसी को कोई तकलीफ इसमें? नहीं है ना? तो dy No, का sir. इंटीग्रेशन हो जाएगा y minus 0, and this is going to be E naught by V naught. What is the integration of sin omega t? हाँ जी, sin omega t dt. आपने पढ़ा होगा sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? इज इट माइनस cos x? होता है, लेकिन यहाँ पे x हो तो यहाँ पे तो हमारा ओमेगा t है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोग को बतलाया भी था उस समय. तो cos omega t by the differentiation of this term with respect to time, so this is going to be omega. The time is 0 to. क्लियर है? बहुत सारा मैथ्स इसमें आ गया. तो y इज इक्वल टू ई नॉट बाई, माइनस ले लेते हैं, ई नॉट बाई वी नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी 0 to t. अब थोड़ा सा वैल्यू रख लेते हैं. So this is minus E naught by B naught omega cos omega t minus cos 0. So y is equal to, इस माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे. So this is E naught by B naught omega, this cos 0 is 1 minus cos omega t. किसी को कोई तकलीफ है तो बतलाओ यहाँ तक में. ये y कैसे निकला? मतलब y हम निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे इन जनरल. सबको क्लियर है? हाँ जी, ये IIT एडवांस लायक सवाल है. Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? यस और नो, एटलीस्ट कुछ तो बोलो. No, sir. Yes. गुड गुड. सो आगे हम लोग को कब निकालना है? व्हेन द velocity is going to be perpendicular to electric field first time, so at the time t is equal to pi by omega. तो हम लोग लिखेंगे displacement displacement along y axis when v is perpendicular to e first time, that is at t is equal to
pi by omega. So this y is equal to E naught by V naught omega 1 minus cos omega t is equal to pi. And what is cos pi? Is minus 1 or minus minus plus 1. So 1 or 1, 2. So this is simply 2 E naught by V naught omega. And what is omega? If you see the value of omega, what is omega? Omega is equal to E B naught by M. So I'm going to substitute E B naught by M. E B naught by M. Clear? So this value is going to be 2 E naught M by E B naught square. And this is what is the value of y. So this is what is the displacement of the particle when the velocity is going to be perpendicular to the electric field for the first time. सबको क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पे एक और सवाल बनाया जा सकता है कि देखो भैया ठीक है हमसे तो इतना ही सवाल पूछा गया है तो हम तो डायरेक्ट यहाँ पे बोलेंगे ये आंसर है, बट चूंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो सीखने के क्रम में और भी कुछ कुछ बातें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो और बातें क्या होंगी, चलो थोड़ा सा इसका एक्स डायरेक्शन का भी जो है वो मोशन देखते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वी एक्स। अभी तक हम लोगों ने वी एक्स के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया होगा कहीं पे, बहुत पहले आया था। देखो यहाँ पे इक्वेशन dv x by dt is equal to db naught by m into vy। देखो इसको, हाँ जी, तो vx नहीं है, हमारे पास क्या है, dv x by dt is equal to db naught by m into vy। कोई दिक्कत किसी को? और vy क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं, vy का वैल्यू हमारे पास क्या है, हाँ जी, e नॉट बाई v नॉट साइन ओमेगा टी। Yes, sir. So this b naught is going to be cancelled out, and this is going to be e naught by m sine omega t, and this is dvx by dt. So if I'm going to integrate this expression, so I'm going to integrate. So again we have at t is equal to 0, what is the velocity in the x direction? It is also 0, क्योंकि at t is equal to 0 पे तो हमने रिलीज किया, so vx is 0, vy Yes. is 0, है ना। So at any time t, let's the velocity of the particle or the electron is going to be vx, मान लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, vx minus 0 is equal to e naught by m, and what is the integration of sine omega t, so minus cos omega t by omega 0 to t। कोई कंफ्यूजन किसी को? ये No, तो sir. एग्जैक्टली वही वाला आ गया, ऊपर वाला ही आ गया, केवल हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो चेंज हो गया। ई नॉट बाई एम, मैं क्या इसको 1 माइनस एम ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी लिख लूं, जैसे ऊपर में लिखा था। देखो ये सेम इंटीग्रेशन है, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं कर रहा हूँ। देखो यही है ना, 0 टू टी Yes, sir. माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो सेम इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख लिया
कि ई नॉट बाई एम ओमेगा वन माइनस कॉस ओमेगा टी। थोड़ा सा मैं वैल्यू रख लेता हूँ। तो ई नॉट बाई एम, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? क्या था ओमेगा का वैल्यू? ई बी नॉट बाई व्हाट? एम। So this m and this m cancel, this e and this e cancel, 1 minus cos omega t. अब फिर से देखोगे, so this is going to be e naught by b naught 1 minus cos omega t। ये हमारा क्या आया? vx आया। और vy क्या था हमारा? vy था e naught by b naught sin omega t। so हमारे पास vx भी निकल गया। यदि हमसे पूछता है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी टाइम t पे आप मेरे को वेलोसिटी बतलाओ, तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा? vx आई हैट प्लस वी वाई जे हैट, यही चीज होता है ना। तो हम Yes. क्या लिख सकते हैं? ई नॉट बाई बी नॉट कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई हैट लिख सकते हैं, और प्लस साइन ओमेगा टी जे हैट लिख सकते हैं। या सानो Yes, sir. लिख सकते हैं ना। तो मेरे पास वेक्टर वी भी आ गया किसी पर्टिकुलर टाइम पे। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। सवाल में केवल आंसर लाना ही आपका काम नहीं होता है, यू हैव टू लर्न मोर, है ना। जितना ज्यादा सीखोगे उतना काम आएगा। अब यहाँ से एक और सवाल बन सकता है यहाँ पे, है ना, कि किसी टाइम में इसका एक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये भी तो सवाल बन सकता है ना। यदि Yes. मान लो कि जब पहली बार, जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, तो यह इस समय इसका एक्स पे कुछ डिस्प्लेसमेंट रहा होगा ना। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द Yes. डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस सवाल में पूछा है वाई, एक्स भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा हम एक्स से भी हम काम कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। पहले हम लोग जनरल तैयार करेंगे और उसके बाद फिर, सो दिस व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। तो यदि हम इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको dx by dt लिख सकते हैं? The rate of change of displacement in the x direction with respect to time is velocity in the x direction. Yes, sir. So dx by dt, and this is going to be e naught by b naught 1 minus cos omega t. So what is dx? E naught by b naught 1 minus cos omega t dt. We have to integrate. So at t is equal to 0, what is the x coordinate? Is 0, क्योंकि ऑरिजिन से इसको हमने रिलीज किया है। And at time t, let's assume that the displacement along the x direction is x. Clear? So what is the integration of the left part is x minus 0. And this is going to be e naught by b naught. अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? वन मीन्स dt का इंटीग्रेशन, so t minus cos omega t का डिफरेंशिएशन, this is sin omega t by omega. This is 0 and this is t. कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. नहीं ना। No, sir. तो सिंपल वे में लेके चल रहे हैं, जितना इजी वे हो सकता है। सो काफी आराम से भी चल रहे हैं ताकि आपको बातें समझने में कोई तकलीफ ना हो। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट रखेंगे। यदि हम टी रखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? ये टी का टी रहेगा माइनस साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। जीरो रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज जीरो माइनस साइन जीरो बाई ओमेगा। साइन जीरो इज जीरो। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट टी माइनस साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा।
और यदि हम इसको ओमेगा कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा का यदि हम वैल्यू रख लें तो ओमेगा का वैल्यू हमारा क्या था? हाँ जी, ई नॉट बाई बी नॉट और इसका वैल्यू था हमारा ई बी नॉट बाई एम। So this is x is equal to E naught m by E v naught square in the bracket omega t minus sine omega t. This is what is the x coordinate at any time t. And what is the y coordinate? We have already calculated the y coordinate. This is the y coordinate. The y coordinate is this one. So यहाँ पे हमने अभी ओमेगा का वैल्यू नहीं रखा है। यदि हम ओमेगा का वैल्यू रख के लिखे तो क्या हो जाएगा? E naught m by E b naught square 1 minus cos omega t. Yes or no? Yes. यदि मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं, at any time t, what is the position vector of the particle? So position vector of any particle is nothing but x I hat plus y j hat. So what is x? आप देख सकते हो दोनों में कॉमन क्या है? E naught m by E b naught square. And what is x? So x in this case is omega t minus sine omega t. This is I hat plus 1 minus cos omega t j hat। ये y वाला वैल्यू है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है ना? सर वहाँ पे सर साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0 वाला इस एक और बता दीजिए। कहाँ पे? ऊपर यहाँ पे टाइम निकाले हैं टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। ये वाला, यही ना? तो मान लेते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जीरो कब कब होता है थीटा के पॉजिटिव वैल्यू के लिए? बोलो। साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो व्हेन व्हेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ जी, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू, स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 डिग्री। साइन जीरो इज जीरो, साइन पाई इज जीरो, साइन 2 पाई इज जीरो, साइन 3 पाई इज जीरो। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। यस और नो? हाँ जी, क्लियर है। सो इस एक्सप्रेशन में ये पहली बार जीरो कब होगा? एट टी इज इक्वल टू जीरो पे तो ये 0 डिग्री है ही, दिस इज 0 डिग्री। और उसके बाद जो अगला मोमेंट होगा जब ये वैल्यू जीरो होगा तो इसका मतलब है कि ये जो थीटा है हमारा, ये थीटा क्या होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? पाई के बराबर। तभी तो ये जीरो होगा ना। साइन पाई इज गोइंग टू बी जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरी बार बोलेगा कि दूसरी बार जब जीरो हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे? 2 पाई होना चाहिए। क्लियर है डाउट या नहीं? यस Yes. सर। क्लियर हो गया? सो हम लोग बोलेंगे कि देखो भैया, पहली बार कब जीरो होगा? जब मेरा ओमेगा टी जो है, ये जो थीटा है, ये किसके बराबर हो जाएगा? पाई के बराबर हो जाएगा। तो टी हमारा कब होगा? पाई बाई ओमेगा। क्लियर हो गया या अभी भी कंफ्यूजन है? हो गया सर। नो सर। हो गया। तो पहली बार इसने बोला है कि वेलोसिटी जो है हमारा परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में जो मेरा वेलोसिटी वी वाई है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सो वी इज इक्वल टू
vx होना चाहिए, तभी तो हमारा जो है वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। और vy का एक्सप्रेशन हमारा आया हुआ है। सो इस तरीके से हम लोगों ने इसका पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिया किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। अब बोला जाए कि अच्छा ठीक है, उस समय पे आप निकालो इसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। कब कब निकालना है आपको? जब वो पहली बार उसका जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 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 along x direction when velocity is perpendicular to electric field for the first time, that is at t is equal to pi by omega। yes or no? तो देखो तो x क्या Yes. हो जाएगा? x का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पे? e नॉट m e v नॉट स्क्वायर, यही है ना, ओमेगा टी। ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई माइनस साइन ओमेगा टी। So this is sine omega t is equal to pi. So sine pi is 0. So the x coordinate is going to be e naught m pi by e b naught square। किसी को कोई कंफ्यूजन No. नहीं है ना? अब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आगे आपको बतलाया जाएगा कि ये जो पोजीशन वेक्टर एक्स और वाई का जो रिलेशन है, इस पाथ का नाम होता है साइक्लॉयड। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लॉयड। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, तो एक्चुअली में पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, तो मैं उसका ग्राफ बना देता हूँ। So this is x and this is y. So the particle is going to move like this. So this is going to be this way because it is going to oscillate। SHM हो रहा है ना वेलोसिटी का, तो कुछ Yes. इस टाइप से। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम when the velocity is perpendicular to electric field। This is the second time, this is the third time, this is the fourth time। So this time is t is equal to pi by omega. This time is t is equal to 2 pi by omega। This is t is equal to 3 pi by omega। सिमिलरली आप आगे चलते जा सकते हो। क्लियर? और ये एक्स कोऑर्डिनेट हम लोगों ने देखा है, अभी निकाला था, और ये हमारा वाई था। तो इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो आपको ग्राफ दिखलाई दे रहा है, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं साइक्लॉयड। क्लियर है? Yes. ये जो एक्स और वाई का मिला के आप ग्राफ बनाओगे, तो ये आपका पाथ आएगा। मैं इसका भी इक्वेशन आपको डिराइव कर सकता हूँ। You have to just eliminate the time t। You have to just eliminate time t between x and y। तो देखो कहाँ पे हमारा r कहाँ पे है? So this is your two expression। You have to eliminate t in between these two expressions। t को eliminate करोगे तो x और y में आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है? और उसका ग्राफ बनाओगे तो आपका कुछ इस टाइप से y वर्सेस x का ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उसको यहाँ पे डील नहीं करूंगा, उसकी जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। तो आप लोग को क्या जरूरत था कि x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, उसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी। कैसा इंटरेस्टिंग सवाल था? Yes, sir. मजा आया नहीं आया इस सवाल में? तो अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक था और काफी अच्छा भी था।
आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ दे रखा है t इज इक्वल टू, सो दिस इज व्हाट इज द साइक्लॉइड, दिखलाई दे रहा है। सो दिस इज योर, I'm so sorry, this is going to be, this is x axis and this is y axis, different। तो यहाँ पे हमारा x भी आया है साइन ओमेगा टी, vx भी आ गया है यहाँ पे, तो x और vx निकल गया है, तो आप आगे निकाल सकते हो। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, है ना। सो ऐसा केस दिया हुआ है कि एक मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, इसमें एक वायर में यदि करंट जा रहा है और उस वायर को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग वायर पे कोई फोर्स लगाएगा। So let's assume that we have a wire in which we have shown a current I, and this is going to place in a uniform magnetic field B. Let's say this is cross, आप डॉट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो क्या ये मैग्नेटिक जो आपका फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा। तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग अपने पीछे वाले चैप्टर पे आते हैं, है ना। तो किसी वायर में यदि करंट जाता है आई, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है, करंट के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज, सो करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यदि करंट के डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, इधर में। और इस वेलोसिटी को यदि आप लोगों को याद होगा, यदि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, तो दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट वी कॉल इट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद है क्या आप लोगों को। यस सर। और हमें वहां पे करंट को डिफाइन भी किया होगा, करंट इज इक्वल टू द J into A, where J is the current density factor। अभी सबको याद है कि नहीं। यस सर। यस सर। यदि नहीं याद है तो आप लोग को रिवीजन की काफी जरूरत है, और ये याद होना काफी इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं सारी चीजों को पीछे से जोड़ता हुआ ही आगे बढ़ूंगा, इसलिए आपको पीछे की बातें हमेशा क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं रहेंगी तो काफी दिक्कत हो जाएगी। बात क्लियर है ना। हाँ जी, नहीं। यस सर। सब थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को जो है ना, करंट का किसी को फार्मूला यदि याद होगा तो कोई करंट का फार्मूला मेरे को बता दे कि करंट का फार्मूला क्या होता है। हाँ जी, इन द टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यदि आपको याद होगा तो मैंने बतलाया था NAVDE, याद है। यस सर। I इज इक्वल टू NAVDE, और इस ऊपर वाले दोनों एक्सप्रेशन को हम यदि हम कंपेयर करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J NVDE and what is the meaning of this N, what is the meaning of this N, number of electron per unit वॉल्यूम। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्लियर। तो अब यस इसी सर। कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ कि यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है ना, और ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी vd,
और कोई चार्ज पार्टिकल यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वी नो दैट द फोर्स इज F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये पता है ना हमें? Yes, sir. ठीक है, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। सो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग? F इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या रखेंगे? -E, और ये हो जाएगा VD क्रॉस B। यस और नो? और देखो यहाँ Yes, पे sir. VD है और B यदि अंदर की तरफ है तो इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। सो सिंपली इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू E VD B, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या फोर्स का? Yes. Yes, sir. है ना? सो ये एक इलेक्ट्रॉन पे है। यदि मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लूँ, है ना, और इसका लेंथ मैं ले लूँ DL और इस वायर का क्रॉस सेक्शन में मान लूँ A, तो इस एलिमेंट पे जो टोटल फोर्स है वो टोटल फोर्स कितना लगेगा? सबसे पहले हमको दिखना होगा कि इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस लेंथ का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? द एरिया इनटू द लेंथ। Yes, sir. सो वॉल्यूम ऑफ डीएल एलिमेंट, क्या लिखेंगे? एरिया इनटू डीएल, है ना। और हमें क्या पता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू NaDl हो जाएगा। हाँ जी। Yes, sir. व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या लिखेंगे? सो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है हमारा EVdB। सो इतने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या हो जाएगा? NaDl इंटू EVdB लिख सकते हैं। Yes, sir. सो दिस फोर्स इज इक्वल टू NaEVdDlB लिख सकते हैं। Yes, sir. और यदि हम इस VD को मैं ऐसी वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, लेट्स राइट दिस इज -E और दिस इज VD क्रॉस B, तो मैं इसी को यहाँ पे फॉलो अप कर लेता हूँ। NaEDL VD क्रॉस B एंड विद नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत किसी को? No, No. sir. यदि हम वेक्टर DL का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में मान लें तो क्या वेक्टर DL इज इक्वल टू माइनस VD लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, वेक्टर DL इज इक्वल टू -VD, क्योंकि VD नीचे की तरफ है और DL हमने ऊपर की तरफ माना है। तो वेक्टर DL इज इक्वल टू -VD लिख सकते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर लिखेंगे, केवल डायरेक्शन में आप ऐसे लिख लो DL कैप, ऐसे ठीक रहेगा। Yes, sir. Yes. तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं NaE और मैं VD को बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं DL क्रॉस B। क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे -VD इज DL वेक्टर। कोई दिक्कत? No, sir. अब यहाँ से थोड़ा सा कंपेयर कर लो। यहाँ पे हमारा जो I का वैल्यू था, वो I का क्या था वैल्यू? NaVDE, है ना। NaVDE, NaVDE is the current, so this is I DL cross B. So this is what is the force acted on the current element by the magnetic field, है ना, I DL cross B। सो आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।